हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्टो साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर कितना टॉर्क एक्ट करता है। सेकंड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि इसी डायपोल को यदि हम थीटा एंगल से किसी अदर एंगल पर रोटेट करें तो कितना वर्क हमें करना पड़ता है। तीसरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि किसी थीटा एंगल पर रखने पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डायपोल को किसी थीटा एंगल पर रखें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तीनों ही कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही में वीडियो के एंड में आपको 5 इंपॉर्टेंट PYQs देखने को मिलेंगे। PYQs रिसेंटली पूछे गए लास्ट 2-3 ईयर्स में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए। एट द एंड ऑफ इस वीडियो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए ये है इसका डायग्राम। सारा सेटअप हमारा ऐसा है कि ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट साइड डायरेक्शन है इसकी। इस पे हमने ए भी एक डायपोल को रखा है जो कि थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। 2 चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पर डायपोल की लेंथ हमने ली है 2L और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिया है P वेक्टर। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों ही चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं तो हम जानते हैं दोनों पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगा। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। प्लस हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्यू ई तो फॉर्मूला होता है जनरल इलेक्ट्रिक फोर्स का। किसी भी चार्ज को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है। पॉजिटिव चार्ज पर प्लस क्यू ई फोर्स लगेगा, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पर माइनस क्यू ई फोर्स लगेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम होती है, इसीलिए यहाँ पर दोनों ही फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, केवल डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, ये जितना फोर्स इसमें इस तरफ लग रहा होगा ना उतना ही फोर्स इस चार्ज में राइट साइड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। तो इसलिए हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो नेट फोर्स होने वाला है वो होगा 0। केवल यहाँ पर दोनों अपोजिट फोर्स होने के कारण एक टर्निंग इफेक्ट आएगा जिसे हम बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, ये सेंटर फिक्स है, बस यहाँ पर रोटेट होने की कोशिश करेगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है हमारा वो P वेक्टर इज इक्वल टू होगा Q इंटू 2L। 2L क्या है यहाँ पर? लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, अब फोर्स ऑन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, दैट्स व्हाई नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। तीसरी बात है हम जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? देखिए यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन हमें समझनी होगी। ये फोर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है और ये अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन है। इन्हीं दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो दूरी होती है वर्टिकल डिस्टेंस, इसे ही हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोर्स तो हमें पता है QE है। ठीक है, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हमने सपोज किया है X। अब यहाँ पर आप एक ट्राइंगल देख पा रहे होंगे AB, इसे हम C नाम दे देते हैं। ABC हमारा कोई ट्राइंगल है। अब क्योंकि ये लाइन सारी पैरेलल है तो अगर यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में यदि हम इस x की वैल्यू निकालना चाहे तो हमें कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर भी आए और हाइपोटेनियस भी आए। तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर x अपॉन 2L हम ले लेंगे साइन थीटा की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x की वैल्यू मिली 2L साइन थीटा। अब इस x की वैल्यू जब हम टॉर्क के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू या टाउ इज इक्वल टू F इंटू 2L साइन थीटा। F की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। यहाँ पर हम साइन नहीं ले रहे हैं, केवल हम मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं। टाउ इज इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि Q इंटू 2L तो P की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। ये QE हो गया, Q और 2L को मिला के हमने P बना दिया। P क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला मिला वो मिला PE साइन थीटा। ठीक है, अब इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हमें मिलता है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब यहाँ पर आप राइट हैंड रूल से P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल का यूज करके। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 कंडीशन का ध्यान रखना होगा। इस साइन थीटा वाले फॉर्मूले में, वेक्टर फॉर्म में नहीं, ये वाले फॉर्मूले में जब आप थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे ना तो टॉर्क आपको मिलेगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर आप बोलेंगे टॉर्क मिनिमम है। ठीक है,
अब यहाँ पर जैसे ही आप 90 डिग्री पुट करेंगे तो आपको साइन थीटा 1 हो जाएगा और ये मिल जाएगा पीई। बाकी बीच की सारी वैल्यूज में आपको 0 और 1 के बीच में मिलेगा, इसलिए आपको मिनिमम टॉर्क की कंडीशन मिलेगी 0 डिग्री पर और मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन मिलेगी 90 डिग्री पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि मिनिमम एंड मैक्सिमम कंडीशन बताइए आप टॉर्क की। सिमिलरली वर्क डन में भी हमें इस बारे में बात करनी होगी। तो ये सारी बातें हो गई टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो एक लाइक और कमेंट में एक थम्स अप दे दीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, सिंस द डायपोल अंडरगोज रोटेशनल मोशन, यहाँ पर रोटेशनल मोशन हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर हम फोर्स, हम जानते हैं एक्चुअली वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट क्योंकि यहाँ पर रोटेशनल मोशन हो रहा है इसलिए जो यहाँ पर फोर्स रहता है उसे हम रिप्लेस करते हैं टॉर्क से, एंड दी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो बन जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि कितने एंगल से डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, लेट ड्यू टू स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू डायपोल रोटेट्स बाय एंगल डी थीटा। यहाँ पर सब हम डायरेक्ट टोटल वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले हम कोई स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई हमने माना कि छोटे से एंगल को इसे रोटेट करने में इतना वर्क डन करना पड़ा, तो हम उसे इंटीग्रेट करके फाइनल वर्क डन अपना निकाल सकते हैं, टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला यूज़ किया है स्मॉल वर्क डन के लिए, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, अब टाउ की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि हमें मिली थी पीई साइन थीटा, हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। अब टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब एक्चुअली में यहाँ पर हम निकाल क्या रहे हैं, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कि हमने किसी थीटा 1 एंगल से मान के चलते कि इस थीटा 2 एंगल तक डायपोल को घुमाया है। ठीक है, तो लोअर लिमिट हम रखेंगे थीटा 1, मतलब जिस एंगल से हम रोटेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, और जिस एंगल पर लाकर डायपोल को रोका है वो होगी हमारी थीटा 2। एग्जाम्पल आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली अभी हम आगे यूज़ करेंगे कि 45 टू 90 ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप एक्चुअल में वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 था पहले वर्क डन भैया, जब ये थीटा 1 पे था तब कोई वर्क डन नहीं था, तो यहाँ पर हमने लोअर लिमिट 0 पुट करी है। यहाँ पर लाने में हमने टोटल वर्क डन W करा, तो हमने अपर लिमिट W पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थीटा 1 स्टार्टिंग पॉइंट, थीटा 2 एंडिंग पॉइंट, यहाँ पर टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, पीई साइन थीटा वैल्यू पुट कर दी हमने टॉर्क की यहाँ से, डी थीटा एज इट इज, थीटा के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे, पीई कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा W इज इक्वल टू मिला पीई माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट थीटा 1 अपर लिमिट थीटा 2। यहाँ पर जैसे ही हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें ये हमने माइनस बाहर लिया है यहाँ से, तो W इज इक्वल टू माइनस पी एज इट इज, कॉस थीटा में पहले थीटा 2 पुट किया माइनस थीटा 1। अब ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनी वर्क डन ऑन एनी इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, आप सिंपल सा यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू पुट करेंगे ना, आपको बहुत इजी वे में वर्क डन मिल जाएगा, बस पी और ई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जब आपसे पूछा जाए डेरिवेशन आता है, जैसे कि आपको अगर सीधा पूछा जाता है कि भाई वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल आप निकालें, तो यहाँ तक आपको डेरिवेशन करना है। फिर यहाँ से हम एक लेट वाली कंडीशन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कि अगर हम डायपोल को 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री एंगल से लेकर के थीटा एंगल तक घुमा रहे हैं। अब ध्यान रखना है कि 0 डिग्री है क्या, ये एंगल है P और E के बीच का एंगल, ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जो थीटा बन रहा है ना, ये P और E के बीच का एंगल है, आपको याद रखना है। यहाँ पर हर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि PE हर जगह आ रहा है, P और E के बीच का एंगल होता है थीटा। तो जब ये 0 होगा ना, दैट मीन्स डायपोल जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, और जब ये 90 है दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मीन्स डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, और थीटा 2 मतलब हम किसी एंगल थीटा पर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस पी ई एज इट इज, थीटा 2 की जगह रखा कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है माइनस पी कॉस थीटा माइनस 1। इस माइनस को अंदर भेजते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो कि आपको काफ़ी न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये था हमारा, या वेक्टर फॉर्म में से ऐसा बोल सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये था हमारा, थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है इस वीडियो के। ठीक है, केसेस देखेंगे, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तक हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा। अब क्योंकि हम 0 डिग्री से रोटेट करना स्टार्ट कर रहे थे और हम 0 डिग्री तक ही रोटेट कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई वर्क डन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने जैसे ही कॉस थीटा की जगह 0 पुट किया तो 1 माइनस कॉस 0 होता है 1,
तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0। दैट मीन्स यहाँ पर वर्क डन भी 0 होगा। आप 0 डिग्री से कहीं रोटेट ही नहीं कर रहे हैं तो वर्क डन 0 रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पर 90 डिग्री तक रोटेट किया 0 डिग्री से, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा 1 माइनस कॉस 90 होता है 0। दैट मीन्स PE इंटू 1 इज इक्वल टू PE मिलेगा हमें। सॉरी, ये मैक्सिमम वाला केस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा केस क्या आएगा, जैसे ही हम थीटा इज इक्वल टू 180 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 180 दैट मीन्स होता है कॉस 180 माइनस 1। यहाँ पर माइनस 1 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा 2PE। तो यहाँ पर आपका W इज इक्वल टू हो जाएगा 2PE। ये होती है वर्क डन में मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम वाली कंडीशन, क्योंकि जैसे ही आप इस डायपोल को 0 डिग्री से उठा के अपोजिट यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर जो एंगल बनता है 180 का, इससे क्या होता है कि डायपोल हो जाता है अनस्टेबल, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है, ये यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है। अब हम इसको ज़बरदस्ती इस तरीके से घुमाएंगे ना, तो एक इलास्टिक वाला एग्जाम्पल ले लीजिए आपके, उसको आप ज़बरदस्ती और ज़्यादा खींच रहे हैं, वो ऑलरेडी स्ट्रेच उस साइड स्ट्रेच होना चाह रही है वो, लेकिन आप उसको इस साइड स्ट्रेच कर रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे ना, उतनी ज़्यादा इसमें एनर्जी बिल्ड होगी और उतनी ही एनर्जी से वापस लौटना चाहेगा। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर यहाँ तक लाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वाली कंडीशन क्या होती है, जैसे ही आपने थीटा इक्वल टू 0 से लेकर के 180 तक लेकर आए, तो यहाँ पर आपको जो वर्क डन है मैक्सिमम करना पड़ेगा। 90 डिग्री पे आपका PE वर्क होता है, लेकिन जब 0 डिग्री आप घुमाएंगे, 0 डिग्री से 0 डिग्री घुमाएंगे, तो यहाँ पर आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक आपको वर्क डन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सारे केसेस आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी वाले केस पे, कि किसी भी डायपोल में किसी पर्टिकुलर एंगल पर रखने में उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इसी मास्टर फॉर्मूले की हेल्प लेनी है। यहाँ पर हम एक चीज़ सपोज करके चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ना, उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन ये मानी जाती है, ये 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू π/2। जैसे अगर वो जो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर π/2 एंगल बना रहा है, दैट मीन्स वो स्टैंडर्ड पोजीशन पर है। और हम यहाँ पर स्टैंडर्ड पोजीशन इसलिए मानते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में जैसे ही हम π/2 पुट करते हैं ना, P और E के बीच में 90 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी जाती है 0। दैट मीन्स ना ये इधर इधर हो रहा है, इसके अंदर इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी इस समय पर नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे हम स्टैंडर्ड पोजीशन मानते हैं और इसी को लोअर लिमिट लेते हुए हम किसी एंगल पर रोटेट करते हैं और वहां की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड पोजीशन मानते हुए या रेफरेंस पॉइंट मानते हुए थीटा इज इक्वल टू π/2 को। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में θ1 की जगह हम π/2 पुट करें और θ2 मतलब हम जहाँ पर निकालना चाहते हैं। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हम जहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं वो उसकी वैल्यू हमें θ2 में पुट करनी है। तो क्या होगा π/2 से अगर हम किसी θ एंगल पर वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने θ रख दिया, cos π/2 होता है कितना 0 हो गया साइड आपका, तो केवल आपको मिल जाता है -PE cos θ। अब यहाँ पर आप θ की वैल्यू पुट करके बहुत ही ईजी वे में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि डायपोल की यहाँ ले जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यहाँ ले जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और यहाँ से देखिए, ये तो हमने क्या भी यहाँ पर U नहीं लिखा, यहाँ पर हमने लिखा केवल वर्क डन। अब ये वर्क डन जो आया -PE cos θ, यही वर्क डन आपको करना पड़ेगा, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जो वर्क डन आपने किया, यही जैसे आप एक इलास्टिक को खींचते हैं तो जो वर्क आपने किया वही वर्क उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो कि उसे वापस स्ट्रेच करता है। सिमिलरली जो वर्क डन आपने इस डायपोल को रोटेट करने में किया, वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो उस डायपोल के अंदर स्टोर हो गई है। तो सिमिलरली हम सेम वे में हमें यहाँ पर W को U से रिप्लेस कर दिया, फॉर्मूला आ गया -PE cos θ। ये फॉर्मूला होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। इसके भी हम मिनिमम मैक्सिमम वाले केस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -PE, क्योंकि cos 0 होता है 1, तो ये आपको मिनिमम वाली कंडीशन मिल जाएगी। जैसे ही आपने यहाँ cos 90 रखा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जैसे ही cos 180 रखा -1 हो के PE मिल जाएगी, ये हो जाएगी मैक्सिमम वाली कंडीशन। तो आपको सारे मैक्सिमम और मिनिमम वाले केसेस याद रखने हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको डायपोल जब वर्क डन वाला आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का ध्यान रखना है। θ इक्वल टू 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, क्योंकि डायपोल चाहता है कि वो इस तरीके से अलाइन हो जाए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाना चाहता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाना चाहता है। तो अगर स्टेबल आपको डायपोल को करना है तो आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, इस तरीके से θ को 0 करेंगे तभी डायपोल स्टेबल होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा। θ इक्वल टू 180 डिग्री जबरदस्ती आप इस तरफ घुमाएंगे तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा, और उस मैक्सिमम टॉर्क वाली कंडीशन में डायपोल हो जाता है अनस्टेबल। इसीलिए θ इक्वल टू 180 डिग्री में वर्क डन W इज इक्वल टू 2PE आता है, और ये होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट होगा नहीं इनमें। अब हम चलते हैं अपने PYQs वाले सेक्शन में। तो चलिए
अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट PYQ जो कि रिसेंटली ईयर 2024 में पूछा गया था। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। सारी चीज़ें वेक्टर फॉर्म में है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क वेक्टर एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर आपको टॉर्क बताना है, टॉर्क वेक्टर बताना है एक्चुअली। तो ये किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एक्ट करता है हमने देखा था, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर हमें डायरेक्शन का रोल अगर पूछा जाता तो हम सिंपली बता सकते थे कि भाई हमें अपनी फिंगर को जो फर्स्ट एलिमेंट है इससे दूसरे की तरफ कर्ल करना होता है राइट हैंड रूल में। तो ये डायपोल जो है हमारा इस एंगल पर है डायपोल मोमेंट, ऐसे हम E की डायरेक्शन में यदि फिंगर्स को कर्ल करें तो हमारा थंब इनटू द बोर्ड इनसाइड डायरेक्शन करता है। दैट मीन्स जो इनका रिजल्टेंट होगा टॉर्क ये अंदर की तरफ काम वर्क करेगा। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन हम लिख चुके हैं। मैक्स यहाँ पर पूछा गया फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल फॉर विच द टॉर्क इज मैक्सिमम और मिनिमम। आपको बताना है कि किस थीटा की वैल्यूज़ पर टॉर्क मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि थीटा की वैल्यू जैसे ही हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पुट करें तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर टॉर्क आ जाएगा मिनिमम। सेम जब हम यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करते हैं तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू PE मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टॉर्क विद द एंगल थीटा बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है, सिंपल हम यहाँ पर ग्राफ बना सकते हैं। साइन थीटा है यहाँ पर तो साइन वेव मिलेगी, ये कंफर्म है हमारा। इस टाइप की हमको वेव मिलने वाली है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है PE, तो यहाँ पर हम PE से -PE तक का एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, -P। ठीक है, अब ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है हमें, 90 डिग्री पर मिल रही है। साइन 0 पे 0, 90 पे मैक्सिमम। ठीक है, ये 180 पे फिर 0। ठीक है, साइन 180 0। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक वेव मिल जाएगी, ये हो जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है ईयर 2024 का ही है ये क्वेश्चन भी, 3 मार्क्स का। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 मिनट। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 2L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जैसे हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर विथ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा यूनिट में है तो इसमें कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टॉर्क भी आपको दिया हुआ है 8√3। इसके बाद आपको द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डायपोल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी कि आपको Q कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर, टॉर्क के फॉर्मूले की। टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा होता है, बट यहाँ पर हमें P की बात नहीं करनी, हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट्स वाई वी यूज यहाँ पर Q × 2L × E × sin थीटा। सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे यहाँ पर तो टॉर्क इज इक्वल टू 8√3 है हमारा, Q की वैल्यू कुछ नहीं पता हमें, 2L की वैल्यू 2 × 10⁻² है, यहाँ पर E की वैल्यू 10⁵ है, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें 10 की पावर सॉल्व कर लेनी चाहिए, थोड़ा वैल्यूज सिंप्लीफाई हो जाती हैं। 8√3 इज इक्वल टू Q × 2 × 10⁻² था, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 बचे, ऐसे हम सिंपली 2000 भी लिख सकते हैं। 2000 √3/2, इसे हम 2 को भी यहाँ से अलग करें तो ये 1000 बचा हमारा। ठीक है, अब 1000 √3 है, √3 से √3 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू आ गया 8/1000। सिंपल, यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.008। यहाँ पर हम Q इज इक्वल टू उतना कूलॉम। ये आ गई हमारी चार्ज की वैल्यू, माइनस 0.008 एंड प्लस 0.008 डायपोल के दोनों एंड पर चार्जेस होंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद कुछ पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डायपोल एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन दिस पोजीशन। यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करना है, तो U इज इक्वल टू होता है -PE cos थीटा। ठीक है, -P की वैल्यू हम निकाल सकते हैं Q × 2L की हेल्प से, और E की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू। ठीक है, तो -Q की जगह हमने रखा 0.008, या फिर मैं यहाँ पर 8/1000 रखता हूँ, या और अच्छा है इसके लिए 8 × 10⁻³ × 2 × 10⁻²,
इंटू 10⁵ इंटू cos 60 की वैल्यू 0 1/2 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सबसे पहले हम इसे ये अलग कर देते हैं, 4 -4 इंटू 2, ठीक है। तो इसे हम 8 कर देते हैं, ठीक है, -8, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, 10 की पावर -5 हो गया, -5 + 5 खत्म हो गए। तो यहाँ पर केवल -8 आई हमारी U की वैल्यू, -8 जूल, ठीक है, सही है। यहाँ पर 4 2 8, 10 की पावर सारी खत्म हो चुकी है, यहाँ पर 1/2 था। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वर्क डन डेरिवेशन एंड केसेस, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इट्स कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पर हमें वर्क डन निकालना है स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट करने में। स्टेबल इक्विलिब्रियम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थीटा = 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है थीटा = 180 डिग्री पर। तो सेम वे में हमने यहाँ पर जो डेरिवेशन सॉल्व किया था वो पूरा डेरिवेशन यहाँ तक सॉल्व करना है। उसके बाद हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम θ1 = 0 डिग्री लेना है। अनस्टेबल तक हम रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जा रहे हैं ना, फ्रॉम इट्स कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल, यस। तो यहाँ पर स्टेबल 0 डिग्री, θ1 = हमको 0 लेना पड़ेगा, अनस्टेबल हमें थीटा की जगह यहाँ पर 180 डिग्री लेना पड़ेगा। और सेम हम यहाँ पर जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा cos 0 यहाँ आएगा cos पाई 180 और यहाँ cos 0, cos पाई -1 कितना हो जाएगा, -2 और ये हो जाएगा 2pe। यहाँ पर हमारा वर्क डन आ जाएगा 2pe, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा वर्क डन आ जाएगा 2pe। लेट मी क्विकली देखिए, यहाँ पर ये माइनस साइन आपको बता क्या रहा है, मैं सॉरी बताना भूल गया। यहाँ पर ये माइनस साइन जो है ना, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। दैट मीन्स यहाँ पर वर्क डन हम कर नहीं रहे हैं, वर्क डन ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक किस कंडीशन में होता है, जब डायपोल खुद ब खुद स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आना चाहता है ना, तो डायपोल अपने आप यहाँ पर घूम रहा है, इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। ध्यान रखिएगा, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, नेगेटिव नहीं होती है कभी भी, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि रिसेंटली लास्ट ईयर ही पूछा गया है। इसमें हमें बोला गया है पी वेक्टर एक हमारा डायपोल मोमेंट है जो कि पी आई कैप के डायरेक्शन में है, और ई वेक्टर जो है हमारा ई जे कैप की डायरेक्शन में है। टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, टॉर्क = होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यहाँ पर जैसे ही हमने वैल्यूज पुट करी तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर कितना होता है, क्योंकि आई क्रॉस जे होता है के, ठीक है। आई क्रॉस जे हमेशा के होता है, तो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट डायरेक्शन मिलने वाली हमें मिलने वाली है के कैप, यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा टॉर्क तो निकल चुका है। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डायपोल टू अ पोजीशन वेयर इट्स डायपोल मोमेंट पॉइंट्स अलोंग माइनस आई कैप, ठीक है। मतलब अभी जो हमारा रिजल्टेंट जो मान के चलते हैं कि यहाँ पर पॉइंट कर रहा था, ई पी हमारा इस डायरेक्शन में था, आई कैप में, ई जे में था। अब हमें ये निकालना है कि भाई पी हमने माइनस आई पे ले आए हैं, तो यहाँ पर जो वर्क डन था और यहाँ पर जो वर्क डन था, इनके बीच का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डायपोल, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर रोटेट करने में कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, V W = PE 1 - cos थीटा, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला लेंगे ना, अपना मास्टर फॉर्मूला, cos θ2 - cos θ1। यहाँ पर दोनों ही 90 डिग्री हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री था, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो दोनों ही 90 हो जाएंगे। cos 90, 0 - 0 0। वैसे भी सेम क्वांटिटीज अगर माइनस हो रही है तो वर्क डन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो हमारा डायपोल है ना, ये एंगल 90 डिग्री बना रहा था, रोटेट ज़रूर हो रहा है लेकिन एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर है तो ये इस तरीके से ही रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ कोई एंगल में तो चेंज आ नहीं रहा है, केवल ये ऐसा रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है MCQ, जो कि रिसेंटली 2024 में पूछा गया था। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन अलाइनमेंट एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज मिनिमम, व्हाट विल बी द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एट दैट इंस्टेंट। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थीटा की किस वैल्यू पर होती है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, थीटा की वैल्यू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, थीटा की वैल्यू 0, ठीक है। अब आपको बोला गया है इस वैल्यू पर टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क हम यहाँ पर PE sin थीटा में वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही हमने 0 पुट किया तो हमें टॉर्क मिल जाएगा 0, यानी कि मिनिमम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी मिनिमम या जीरो। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि रिसेंटली पूछे गए हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आने वाले एग्जाम में आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेगा सीबीएसई या एमपी बोर्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपका डेरिवेशनल पोर्शन भी क्लियर हुआ होगा, थ्योरेटिकल पोर्शन, या फिर आपका न्यूमेरिकल अप्रोच भी आपको समझ में आई होगी, कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से आपको इन क्वेश्चन से डील करना है। ठीक है, आपकी प्रिपरेशंस में काफ़ी मदद करेंगे ये 5 पीवाईक्यूज। तो भाई वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर अच्छे अच्छे कर दें, ताकि आगे इसी टाइप के वीडियोज़ लाने का मोटिवेशन हमको मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।